वेलकम टू अंश कॉमर्स स्टडी। आपका स्वागत है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह के बारे में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हंगर। भूख का हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से परिस्थिति बदली, किस तरह से सिचुएशन बदला, और एक एग्जाम्पल उदाहरण भी देखेंगे सिलेशिया के बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने फ्रांस, बेल्जियम और यूनान देश के बारे में पढ़ा कि कैसे बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हुआ, ये इसके बारे में पढ़े थे। और उसके बाद हम लोग राष्ट्रवाद की कल्पना के बारे में पढ़े थे। और उसके बाद क्या हुआ कि 1848 में फिर से विद्रोह हुआ। और फ्रांस में 1830 में जब हुआ था ना, जुलाई 1830 में लुइस फिलिप को क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था, संवैधानिक राजा बना दिया गया था। तो अब क्या हुआ था, फिर से 1848 में विद्रोह होता है। और जो लुइस फिलिप को राजा बनाया गया रहता है, तो विद्रोह की वजह से वहाँ के लोग सोचते हैं, वहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई थी, हंगर की प्रॉब्लम आ गई थी, बेरोजगारी की प्रॉब्लम आ गई थी, कठिनाइयाँ इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो लोगों ने जो राजा बनाया था, तो क्या हुआ था, उन लोगों ने सोच लिया था कि जिस सारी प्रॉब्लम के जो जड़ है राजा ही है। लुइस फिलिप ही क्या है, राजा, मतलब सारे प्रॉब्लम की जड़ राजा है। और जैसे हमारे देश में मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग यही सोच लेते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। वैसा वहाँ पर भी था कि वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, बेरोजगारी की प्रॉब्लम आ गई थी, भूख की, हंगर की प्रॉब्लम आ गई थी। तो सब लोग, वहाँ के लोग, फ्रांस के लोगों ने इसका कारण राजा को सोचा। तो फिर क्या हुआ कि लुइस जो फिलिप, वहाँ के जो राजा थे, उन्हें अपनी पोजीशन को छोड़कर भागना पड़ा। यही सब इस टॉपिक में देखेंगे। फिर हम लोग इस टॉपिक में सिलेशिया का एग्जाम्पल देखेंगे, सिलेशिया के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ के जो वीवर थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था। तो एक बार हम देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है, अपने बुक से देखते हैं। तो दिया हुआ है, यूरोप में 1930 का दशक अनेक समस्या को लेकर आया। तो यूरोप में 1930 का दशक बहुत सारी समस्या को लेकर आया। इस दशक के प्रथम भाग में समस्त यूरोप में जनसंख्या में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। और क्या हुआ कि स्टार्टिंग में, मतलब यूरोप की जनसंख्या में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप में जनसंख्या की वृद्धि हुई। और जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो क्या होगा, अब बहुत सारी जनसंख्या हो जा रही है तो क्या होगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ा। तो ये दिया है कि इस दशक के प्रथम भाग में समस्त यूरोप में जनसंख्या में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। तो वहाँ यूरोप में क्या हुआ, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। अधिकांश देशों में नौकरी चाहने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। और वहाँ पर क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ी तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या भी क्या हुआ, बढ़ गया। ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का अतिरिक्त भाग नगरों की ओर उन्मुख हुआ। और वहाँ पर समस्या बढ़ गई थी। तो क्या हुआ, जो गांव वाले लोग थे, ग्रामीण एरिया लोग, वहाँ पर इतनी बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई थी कि लोग काम की तलाश में शहर की ओर, यहाँ दिया है ना कि संलग्न जनसंख्या का अतिरिक्त भाग नगरों की ओर उन्मुख हुआ। मतलब जो गांव वाले, ग्रामीण एरिया वाले लोग थे, वो शहर की ओर की तरफ जाने लगे। तो देखिए, इंग्लिश भी जानिए, ग्रामीण एरिया को इंग्लिश में बोलते हैं कि रूरल एरिया, और शहरी एरिया को बोलते हैं अर्बन एरिया। तो ग्रामीण एरिया के लोग कहाँ जाने लगे, नगर की ओर जाने लगे, तथा भीड़ भरी बस्तियों में रहने को विवश हो गए। मतलब जो गांव वाले एरिया के लोग थे वो शहर की ओर जाने लगे। क्यों जाने लगे, जॉब की तलाश में वो शहर की तरफ माइग्रेट करने लगे, जाने लगे। लेकिन जब वहाँ पर वो लोग गए, मतलब वो लोग तो गए काम की तलाश में, लेकिन जब वो काम की तलाश में वो जाते हैं, शहर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ भी उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर कैसा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे
तो क्या हुआ, बेरोजगारी की समस्या की वजह से जो वहाँ के लोग थे, गांव वाले ग्रामीण एरिया के लोग शहरी एरिया में जाने लगे। दिया है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का अतिरिक्त भाग नगरों की ओर उन्मुख हुआ। तो नगरों की ओर उन्मुख क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या आ गई थी। बेरोजगारी की समस्या क्यों आई थी? क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई थी। तो जनसंख्या बढ़ी तो क्या हुआ, बेरोजगारी की समस्या आई। और जब बेरोजगारी की समस्या आई तो लोग शहर की ओर जाने लगे। लेकिन जब लोग शहर की ओर गए तो वहाँ पर भी उन लोगों को क्या हुआ, दिक्कत का सामना करना पड़ा। क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री का विकास हो रहा था। और जब गांव के लोग शहर में गए तो उन्हें इस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। उन लोगों को जीवन निर्वाह करना, जीवन व्यापन के लिए समस्या का सामना करना पड़ रहा था। समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा था? ब्रिटेन की वजह से उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उस समय क्या था, ब्रिटेन इम्पोर्ट कर रहा था, कपड़े का इम्पोर्ट कर रहा था। और जो यहाँ की इंडस्ट्री थी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। तो जब वो कपड़ा इम्पोर्ट कर रहा था तो यहाँ की इंडस्ट्री को कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। और जो फ्रांस वाले वर्कर थे, मतलब जो फ्रांस के जो कर्मचारी थे, इंडस्ट्री में जो काम करते थे, वो उनको अच्छी सैलरी नहीं दे पा रहे थे। वर्कर को अच्छी सैलरी नहीं मिल रहा था। वो लोग क्या करते थे, सारा पैसा मतलब अपनी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में ही लगा देते थे, कंपटीशन में ही लगा देते थे। इस वजह से जो भी इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते थे उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। तो कठिनाइयाँ आपको पता चला ना कि वो लोग बेरोजगार हो गए थे। बेरोजगार से क्या हुआ कि वो लोग शहर में आए तो भी उनको वहाँ पर परेशानी मतलब झेलना पड़ रहा था। फिर क्या हुआ, काम भी करने गए तो उनको क्या हुआ था, तो उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही थी, अच्छा वेतन नहीं मिल रहा था। तो आपको कठिनाइयों के बारे में पता चल गया कि वहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रहा था। तो आपको कठिनाइयों के बारे में यहाँ पता चल गया। और जनसंख्या के बढ़ने से, ठीक है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या हुआ, जो फूड की प्राइसेस थी वो भी बढ़ गई थी। जो भी फूड की प्राइसेस का मतलब जो खाने पीने का जो सामान था उसकी भी जो प्राइसेस थी, दाम था, वो भी बढ़ गया था। तो मतलब जनसंख्या के बढ़ने से एक तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और हंगर की भी समस्या, भूख की भी समस्या भी क्या हुआ था, जनसंख्या के बढ़ने से बढ़ गया था, ये भी समस्या आ गई थी। और यूरोप में क्या हुआ था कि जो खाने पीने की चीज़ों की मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। वहाँ पर खाने पीने चीज़ों के भी मूल्य बढ़ गए थे, और फसल खराब होने से क्या हुआ था, गरीबी फैल गई थी। जनसंख्या के बढ़ने से क्या हुआ था कि फूड प्राइसेस भी बढ़ गई थी। जो खाने पीने का जो सामान था उसकी भी क्या हुई थी, जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई थी। कैसे? देखिए, जब जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है तो खाने पीने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग के लिए खाना बनता होगा। अगर मान लीजिए 15 लोग चले जाएंगे तो प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा ना, कि मार्केट से सब्जी लाना पड़ेगा। वैसे ही जनसंख्या की वृद्धि होने से क्या हुआ था कि फूड प्राइसेस बढ़ गई थी। और क्या हुआ, ऊपर से जो हम लोग फसल लगाए थे, फसल भी खराब हो गया था उस समय। मतलब गरीबी में आटा गीला हो गया था। जो भी हम लोग फसल उगाए थे वो भी खराब हो गया था। तो क्या हुआ कि जो भी खाने पीने का सामान था उसका भी जो प्राइसेस था, मूल्य था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और फ्रांस के लोग क्या हुए थे इन सब समस्या से, ठीक है, भूखमरी, इतना सारा बेरोजगारी की समस्या। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 1848 ऐसा ही एक वर्ष था, खाने पीने की कमी वहाँ, मतलब 1848 ईयर में खाने पीने की भी कमी थी। और वो देखे कि बेरोजगारी की भी समस्या बढ़ गई थी। तो वहाँ के लोग क्या हुए, सड़कों पर उतर आए। और फ्रांस के लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, पूरे मतलब आउटब्रस्ट हो गए थे। मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इन सारी समस्या के जड़ को किसे समझते थे, इन सारे प्रॉब्लम को राजा को ही मतलब समझते थे।
लुइस फिलिप को, ठीक है, जो लुइस फिलिप को समझते थे। तो वही दिया, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुइस फिलिप को भगाने पर मजबूर किया गया। वहाँ के लोग, मतलब इतनी समस्या आ गई थी। देखिए, अगर हमारे देश में कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को किसको हम लोग सोचते हैं उस समस्या का जिम्मेदार? हम लोग सोच लेते हैं ना कि सारे समस्या का जो जिम्मेदार है पीएम ही है, प्राइम मिनिस्टर ही है। वैसे ही वहाँ पर भी हुआ था कि वहाँ के लोग सारी प्रॉब्लम की जड़ किसे समझते थे? प्राइम मिनिस्टर को ही समझते थे। और वहाँ के लोग ने लुइस फिलिप को, लुइस फिलिप कौन था? फ्रांस के राजा थे, ठीक है, तो उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें जो भी उनका पोजीशन था, प्राइम मिनिस्टर का पद, लोगों ने क्या हुआ, लुइस फिलिप को उनकी पोजीशन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और उसके पहले आप पढ़े थे ना लुइस 16 के बारे में, क्या हुआ था? उनको मार दिया गया था। तो वो डर से क्या हुए, अपनी पोजीशन को छोड़कर वो भाग गए। और उसके बाद जब वो चले गए तो क्या हुआ कि सब राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। और जब लुइस फिलिप चले गए, ठीक है, वहाँ के राजा चले गए, तो क्या हुआ कि कोई तो होगा ना देश को चलाने के लिए। तो ये जो सारा काम कौन संभाला? नेशनल असेंबली संभाला। यहाँ दिया है ना राष्ट्रीय सभा, तो राष्ट्रीय सभा को नेशनल असेंबली बोला जाएगा। तो ये सारा काम नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। नेशनल असेंबली को ये सारे काम सौंप दिए गए। और फिर क्या हुआ कि देश में को रिपब्लिक बना दिया गया। यहाँ दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए, तो वो राष्ट्रीय सभा ने देश को गणतंत्र घोषित कर दिया। गणतंत्र का मतलब सबको पता ही होगा कि एक ऐसी सरकार जहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, जो मतलब जो शासक होता है, उसे लोग चुनते हैं। मतलब गणतंत्र को इंग्लिश में रिपब्लिक बोला जाता है, REPUBLIC, रिपब्लिक भी बोलते हैं ना। तो रिपब्लिक का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन। मतलब एक ऐसी सरकार जहाँ जिसका हेड इलेक्टेड पर्सन होता है, लोगों के द्वारा चुना हुआ पर्सन होता है, उसी को हम रिपब्लिक बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। तो राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। तो राष्ट्रीय सभा ने क्या हुआ, जितने भी 21 वर्ष से ऊपर जो पुरुष, जितने भी वयस्क पुरुष थे, सबको वोट देने का अधिकार प्रदान कर दिया, ठीक है। तो राष्ट्रीय सभा ने क्या हुआ, 21 साल से ज़्यादा वयस्क पुरुषों को वोटिंग राइट प्रदान कर दिया, उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया। और फिर क्या दिया है, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। और वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई थी ना, तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी फैक्ट्री भी, कारखाने का मतलब होता है फैक्ट्री, तो कारखाना स्थापित किया। इससे पहले 1845 में सिलेशिया में बुनकरों, हम स्टार्टिंग में आप लोग से बताए थे कि हम लोग सिलेशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेशिया क्या है, एक सिलेशिया मतलब उस समय एक देश था। अब इस समय जो सिलेशिया है ना, उसका जो पार्ट है, कुछ पार्ट जर्मनी के हिस्से में है, कुछ पार्ट पोलैंड के हिस्से में है। तो वहाँ पर सिलेशिया में क्या हुआ, तो जो बुनने वाले होते हैं, ठीक है, वीवर, तो वीवर और जो वहाँ के व्यापारी थे, उन दोनों के बीच में विद्रोह हो गया था। विद्रोह क्यों हुआ था कि जो वो वीवर थे, बुनकर दिया ना, हिंदी में बुन कर दिया है, तो उसको इंग्लिश में वीवर बोलते हैं, WEAVERS। तो वीवर्स और व्यापारी में, व्यापारी को इंग्लिश में मर्चेंट और वीवर में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था कि जो वीवर जो सामान व्यापारी को देते थे, वो तो व्यापारी को जो सामान देते थे वो व्यापारी बहुत सस्ते दाम पे लेता था, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पैसा देता था, इसलिए वीवर, वहाँ के जो वीवर होते हैं बुनने वाले, वो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। जो व्यापारी के घर में घुसकर सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगते हैं, सारा सामान लूट लेते हैं। तो यही एग्जाम्पल दिया है कि इससे पहले 1845 में सिलेशिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे। और फिर वहाँ के सिलेशिया के जो बुनकर थे, वो ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, ठीक है।
हमला उन पे कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, वो क्या करते थे, जो ठेकेदार होते थे कच्चा माल बुनकर को देते थे और उनसे बना बनाया कपड़ा लेते थे। ठीक है, कच्चा माल देके बना बनाया कपड़ा लेते थे और फिर क्या करते थे, वो जो ठेकेदार बहुत कम दाम देते थे। पत्रकार विल्हेम विल्हेम वुल्फ ने सिलसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की है। वहाँ के पत्रकार थे जिनका नाम था विल्हेम, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप लोग भूल जाएंगे। पत्रकार विल्हेम वुल्फ दिया है ना, तो पत्रकार विल्हेम वुल्फ ने सिलसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की। इन गांवों में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। तो वहाँ के सिलेशिया के एक गांव की बात कही जा रही है। ठीक है, कि उस गांव में सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय चलता है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदारों की कोठी पहुंची। वे ज़्यादा मजदूर की मांग कर रहे थे। तो वही जो हम आपको बताया ना कि क्या हुआ था, मतलब ये कहानी बताई जा रही है सिलेशिया के एक गांव के बारे में। वो मतलब वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या थी और ठेकेदार क्या हुए कि उनके बेरोजगारी मतलब उनका फ़ायदा उठाते हुए उनको बहुत ज़्यादा कम पैसा देकर उनसे काम करवाते थे। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो श्रमिक का व्यवसाय सबसे व्यापक है। सुलेशिया में गांव था, वहाँ पर सूती कपड़ा का व्यवसाय चलता था। ठीक है, श्रमिकों की हालत खस्ता है। खस्ता का मतलब बहुत ख़राब है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमत गिरा दी। मतलब वहाँ के लोगों को काम चाहिए था, तो उनका उसका फ़ायदा उठाकर जो ठेकेदार थे, ठीक है, वो क्या किए, जो कपड़ा था कपड़े की कीमत बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिए। ठीक है, 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतार में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंची। और फिर क्या हुआ कि 4 जून को दोपहर 2 बजे जो बुनकर थे, वीवर थे, वो मतलब अपने घर से निकले और ठेकेदार के घर में पहुंच गए। जो वहाँ के व्यापारी थे, मर्चेंट थे, उनके घर में पहुंच गए और वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। और वो क्यों गए, जो वहाँ के बुनकर थे वो ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। ठीक है, ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ दी गई। लेकिन वो लोग क्या था, जो वहाँ के ठेकेदार थे वो ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे थे, उनके साथ बहुत बेकार व्यवहार कर रहे थे। इसके बाद यह भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीसे चीज़ें तोड़ दी। और फिर क्या, उसके घर मतलब ठेकेदार के घर में जो भी चीज़ थी, फर्नीचर, चीनी मिट्टी, सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया। मतलब उनके घर में घुस कर सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिए। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। और फिर और जो वहाँ के वीवर थे, बुनकर थे, उनके घर में घुस के पूरा मतलब लूट कर लिया। और वही दिया है कि एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। मतलब उसे लूट लिए जो वहाँ के बुनकर थे। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया और वहाँ के जो ठेकेदार थे अपने परिवार को लेकर वहाँ के मतलब जो ठेकेदार थे, मर्चेंट थे, वहाँ से भाग गए। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया और जो ठेकेदार भाग गए तो उनको वहाँ के दूसरे गांव में भागे, तो दूसरे गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटों बाद सेना को बुला कर उसकी मदद से लौटा, मतलब आर्मी वाले से हेल्प लिया। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकर को गोली मार दी गई। मतलब उसके बाद क्या हुआ, 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। तो आप इसमें देखे होंगे कि कैसे फ्रांस में यहाँ पर कितना कठिनाइयाँ, भूखमरी आती है, फिर वहाँ पर कैसे जन विद्रोह होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग आधा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोगों ने आधा पढ़ लिया है, एक पार्ट ख़त्म कर लिया है। अब हम बोले थे कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फिर से 1848 यूरोप में उदारवादियों की क्रांति, और उसके बाद हम बोले थे कि जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे विद्रोह हुआ था वहाँ पर फ्रांस में,
कैसे लुइस फिलिप चला गया, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये सब पढ़ा है।